हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को विद फैक्ट्स, बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षरण से हुई है? तो दोस्तों, आंसर है इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विद्री ज्वालामुखी चट्टानी, फिशर वॉल्केनिक रॉक के कारण भारत में काली कपास मृदा की संरचना हुई है। काली मिट्टी को दोस्तों, काली जो मिट्टी होती है उसको रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, और दोस्तों लावा मिट्टी भी कहा जाता है। ये जो मिट्टी होती है कपास की फसल के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल मिट्टी होती है काली कपास मृदा। इस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ना ये जो मृदा होती है, ये जो मिट्टी होती है, ये जो नमी होती है उसको सोख कर रखती है। और दोस्तों, ये मृदा कहाँ पाई जाती है, ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली कपास मृदा ये पाई जाती है दक्कन के पठार के क्षेत्रों में। इस मिट्टी में फ्रेंड्स चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये जितने भी तत्व होते हैं वो काफी ज्यादा हाईली मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी रहती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो जो मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है वो है दोस्तों एलुवियल सोइल या जलोढ़ मिट्टी जिसे कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। ये भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है। ये इसका कलर कौन सा होता है? इसका कलर होता है हल्का भूरा कलर, लाइट ब्राउन कलर होता है। और फ्रेंड्स, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल होती है, उसके अंदर पोटाश, चूना बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है, हाई लेवल में मिलता है। इसके अंदर फास्फोरस, नाइट्रोजन ये सब चीजें कम मिलती है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर, तीसरे क्वेश्चन पर, Which of the following statement is true regarding laterite soil in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये लेटराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है व पश्चिमी बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ 1 ट्रू है। जो लेटराइट सॉइल होती है वो डेवलप इन विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। लेटराइट मृदा सबसे पहले उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। जहाँ पर तापमान हाई होता है और रेन ज्यादा होती है, वहीं पर लेटराइट सॉइल आपको मिलेगी। और ये मिट्टी में कहावा, काजू, चावल, चाय, रबर और सिलिकोना सबसे ज्यादा इसमें कृषि किए जाते हैं या कल्टीवेट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फॉर विच कल्टीवेशन करेवा आर फेमस। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जो करेवा है वो सैफ्रॉन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कश्मीरी लैंग्वेज में करेवा का मीन्स होता है टेबल लैंड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न सॉइल। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इडेफिक है जो, वो सॉइल से रिलेटेड है, क्योंकि मृदा में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं उन्हें इडेफिक कहते हैं। और जो सॉइल में जीव होते हैं, जो जीव रहते हैं, उनका साइज दोस्तों 20 सेंटीमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। मिट्टियों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को मृदा विज्ञान भी और या फिर पेडोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मेरियाना खाई या मेरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द ओशन फ्लोर ऑफ। किस महासागर तल में स्थित है मरियाना खाई? जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है मरियाना खाई। प्रशांत महासागर में जो इसकी खाई की जो गहराई है वो है 11,022 मीटर, याद रखिएगा। और दोस्तों, हिंद महासागर में है सुंडा, सुंडा गर्त पाया जाता है। ये 7450 मीटर इसकी गहराई है। और हिंद महासागर में एक और पाया जाता है डायमेंटेना, इसकी गहराई है 7299 मीटर, 7299 मीटर है इसकी गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
Which one of the following is considered as the deepest point of the ocean? निम्नलिखित में से किसको समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? तो दोस्तों द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन इज मिरियाना ट्रेंच. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. मिरियाना ट्रेंच है जो वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है और इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर्स. ठीक है दोस्तों. Our next question is the British Indian Association was founded in Calcutta in British Indian Association की स्थापना कलकत्ता में डैश में हुई थी. तो दोस्तों कब हुई थी? 1851 में हुई थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना. इस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? राजा राधाकांत देव अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे राजा काली कृष्ण देव. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों. The East India Association in London and Bombay was founded in लंदन और बॉम्बे में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना डैश में हुई थी. कब हुई थी? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 1869 में हुई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में. बॉम्बे में 1869 में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी. पर इसके पहले 1866 में लंदन में इसकी स्थापना की जा चुकी थी. इसका क्या बेसिक एम क्या था कि भारतीय जनता की समस्याओं को सॉल्व करना या कह सकते हैं विचार विमर्श करना. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच गांधीयन मूवमेंट वॉज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन? किस गांधीवादी आंदोलन को सहज क्रांति कहा गया? तो दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट था जो उसको कहा गया सहज क्रांति नाम दिया गया. भारत छोड़ो गांधीवाद आंदोलन था ये 1942 में हुआ था. इसको सहज क्रांति के नाम से भी जाना जाता है. F.G. हाचिंस ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को सहज क्रांति के रूप में नाम दिया था दोस्तों. और एक बात और बता दूं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था या प्रस्ताव था उसका जो आलेख था वो गांधी जी ने नेहरू और मौलाना आज़ाद जी के सहयोग से तैयार किया था. और इसकी जो प्रस्तावना का जो समर्थन किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने. 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्ट कर दिया था और गांधी जी ने इसमें नारा भी दिया था दोस्तों, करो या मरो का. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन. भारत का संविधान डैश पर पेश किया गया था. तो दोस्तों आंसर है आप सभी को पता है, इजी है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. 26 जनवरी 1950 पेश किया गया था या लागू किया गया था एक ही बार. और बनकर तैयार हुआ था ये पूछ लिया तो बताना 26 नवंबर 1949 को. और दोस्तों संविधान सभा ने इसे 2 years 11 months और 18 days में कंप्लीट किया था. और इस संविधान में 22 भाग थे और 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां थी. अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों. द नोशन ऑफ नेशनल मर्चेंट्स वाज प्रमोटेड बाय. राष्ट्रीय व्यापारियों की धारणा को बढ़ावा किसने दिया? तो राष्ट्रीय व्यापारियों की धारणा को बढ़ावा दिया था दोस्तों मर्केंटिलिस्ट थ्योरी के द्वारा, यानी व्यापारिक सिद्धांतों के द्वारा राष्ट्रीय व्यापारियों की धारणा को बढ़ावा दिया गया था. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ये 16th सेंचुरी में विकसित अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो मार्केटिंग था उसका सिद्धांत था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड वॉज प्रीसीड बाय. इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले क्या हुआ था? तो दोस्तों इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले एक कमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ था. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले कमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ था. इंग्लैंड में जो फर्स्ट औद्योगिक क्रांति थी यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो हुआ था 1780 से 1850 तक. और जबकि जो कमर्शियल जो रेवोल्यूशन था वो हो गया था 16th सेंचुरी में. ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following was one of the cause for the success of Magad Empire? मगध साम्राज्य की सफलता के कारणों में निम्न में से कौन सा कारण था? तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी लोहा था एक मेन कारण. मगध साम्राज्य की जो सक्सेस थी उसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल लोहे ने निभाया था क्योंकि क्षेत्र में लोहा असक की जो खदानें थी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे थी.
खनन से प्राप्त लोहे जो होते थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे, जिससे हथियार बनाया जाता था। और हल के फाल का यूज़ किया जाता था। फाल में यूज़ किया जाता था लोहे का, जो बाकी लकड़ी के फाल की तुलना में क्या था, ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। इसी वजह से जो फसलों में जो वृद्धि एक्सट्रीम लेवल पे थी, तो इसीलिए मगध एम्पायर अच्छे से सक्सेसफुल होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म आयस इन ऋग्वेदा टेक्स्ट इंडिकेटेड टू विच मेटल वर्क। ऋग्वेदा पार्ट में अयस नाम से किस धातुक्रम को इंगित किया जाता है? तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तांबा को इंगीकृत किया जाता है, तांबा को इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन विच हड़प्पन साइट वर द हॉर्स टीथ फाउंड। किस हड़प्पा साइट पर घोड़े के दांत पाए गए थे? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आंसर है रनागुदाई पर पाए गए हैं घोड़े के दांतों के अवशेष। और दोस्तों गुजरात के सूरकोटदा में हड़प्पा स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया और हड़प्पा ने एक ही अनाज का उत्पादन किया और उनके पास एक ही तरह के पालतू जानवर थे। हालांकि हड़प्पा के पालतू जानवरों में से कौन सा एक जानवर मेसोपोटामिया में नहीं मिला था? तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हाथी नहीं मिला था मेसोपोटामिया में, हड़प्पा का जानवर था। और बाकी टाइगर, लॉयन और डियर मेसोपोटामिया, हड़प्पा दोनों ही जगह पे पाए गए थे। अगला क्वेश्चन, पंडित नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो दोस्तों पंडित नेहरू जी के बाद जो सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम का कार्यकाल है वो श्रीमती इंदिरा गांधी का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में दूसरा आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में दूसरा आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1957 में हुआ था सेकंड चुनाव। और इस चुनाव में कुल कितनी सीट्स थी? 495 सीट्स थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 371 सीट्स को जीता था, 27 सीट्स को कम्युनिस्ट दल ने जीता था। और इस वाले चुनाव में जो वुमेन्स थी वो कितनी थी? 45 उम्मीदवारों ने लड़ा था जो महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉल्ट इज अबंडेंटली प्रेजेंट इन द सी वाटर। समुद्री जल में कौन सा लवण प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है? तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ये 77.8% तक पाया जाता है। और दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% तक पाया जाता है समुद्री जल में। और मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है 4.7%। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चंस एंड होते हैं। आज के इतने ही क्वेश्चंस थे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेट अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।